नमस्कार, सुप्रभातम। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे कुछ कहने का अवसर दिया गया। इसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय को तथा इसके भोपाल परिसर के प्राचार्य और विश्वविद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूँ। हम समकालीन संस्कृत नाटक और संस्कृत रंगमंच पर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से संस्कृत रंगमंच क्या है, इस पर बात करेंगे। एक बात यह ध्यान में रखना है कि रंगमंच के लिए संस्कृत में नाट्य शब्द है, जिसे हम अंग्रेजी में थिएटर कहते हैं और हिंदी में रंगमंच कहते हैं। नाट्यशास्त्र की परंपरा में उसको नाट्य कहा गया है। यद्यपि नाट्य शब्द की कुछ अधिक व्यापक अधिक व्याप्ति वहाँ पर है, फिर भी रंगमंच या थिएटर के लिए एक समीचीन शब्द हमारी परंपरा में जो है वह नाट्य है। और संस्कृत रंगमंच को इसीलिए हम संस्कृत नाट्य या केवल नाट्य भी कह सकते हैं। तो ये जो संस्कृत नाट्य है, संस्कृत रंगमंच जिसको आजकल हम कहते हैं, उसकी जो विकास यात्रा है वह कम से कम 5000 साल की अवधि तक फैली हुई है। लेकिन हमारे समय में 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण में उसका एक तरह से पुनराविष्कार हुआ और हमने फिर से पहचानना शुरू किया कि रंगमंच, संस्कृत रंगमंच क्या है। तो ये जो नवावतार हुआ संस्कृत रंगमंच का, संस्कृत थिएटर का हमारे समय में, वह कैसे हुआ, इस पर हम बात करेंगे। यह भी समझना आवश्यक है कि प्रायः हम गलतफहमी में यह मान लेते हैं कि संस्कृत भाषा में खेला गया कोई भी नाटक संस्कृत रंगमंच है, जबकि ऐसा नहीं है। भाषा संस्कृत है और नाटक खेला जा रहा है आधुनिक रंगमंच पर। प्रोसिनियम थिएटर जिसको कहते हैं, बॉक्स थिएटर जिसको कहते हैं, जिसमें ड्रॉप कर्टेन है, और पश्चिमी रंगमंच की एक अवधारणा है, यथार्थवादी अवधारणा है, तो वह संस्कृत थिएटर या संस्कृत रंगमंच नहीं कहलाएगा। तो भाषा संस्कृत होने से संस्कृत रंगमंच नहीं बनता। जो दिक्काल बोध है, विश्व बोध है, जो जीवन मूल्य हैं नाट्यशास्त्र के, और जो अभिनय प्रविधियां हैं, विधि विधान है नाट्यशास्त्र का, तदनुसार कोई भी नाटक किया जाएगा। भले ही वह संस्कृत का नाटक ना हो, आधुनिक भाषा का आधुनिक नाटक हो सकता है, तो वह संस्कृत रंगमंच कहा जाएगा। तो क्यों, किस तरह से यह चल पड़ा संस्कृत रंगमंच? यह एक हम कह सकते हैं कि नई अवधारणा विकसित हुई। और कैसे यह विकसित हुई कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रंगकर्मियों और संस्कृत के पंडितों के बीच एक संवाद का सिलसिला आरंभ हुआ। 20वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में, खासतौर से 1970 के बाद, और संगीत नाटक अकादमी ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी इस विषय पर कराई कि संस्कृत रंगमंच, संस्कृत नाटक इस समय जो उसको कैसे हम खेलें नाट्यशास्त्र के विधि विधान के अनुसार। उसमें बड़े बड़े रंगकर्मी सम्मिलित हुए और नाट्यशास्त्र के पंडित भी उसमें सम्मिलित हुए। तो यह तब से 20वीं शताब्दी के अंतिम 3-4 दशकों से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से यह एक विचार का उपक्रम आरंभ हुआ कि संस्कृत नाटक की जो परंपरा है उसको संस्कृत रंगमंच के रूप में हम फिर से पहचानें और उसको हम आधुनिक काल में कैसे व्यवहार उसका करें, इस पर विचार हुआ। तो यह माना गया कि नाट्यशास्त्र में रंगमंच की कुछ खास प्रविधियां हैं, कुछ पद्धतियां और व्यवहार रंगमंच के भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में बताए गए हैं। इन पद्धतियों प्रविधियों के पीछे एक जीवन दर्शन है, एक सौंदर्य शास्त्र है उसका। तो उसके अनुसार कोई नाटक किसी भी भाषा का यदि खेला जाता है मंच पर, तो वह संस्कृत रंगमंच कहा जाएगा। यह जो विचार बना, इसमें 1980 के आसपास उज्जैन की कालिदास अकादमी की बड़ी भूमिका रही। कालिदास अकादमी जब बनी, उसके पहले उज्जैन में कालिदास समारोह का आयोजन होता रहा है। 1956 से अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन वहाँ होता रहा, उसमें संस्कृत नाटक खेले जाते रहे हैं। तो उज्जैन एक ऐसा नगर था जहाँ पर कि संभावना थी कि संस्कृत रंगमंच के लिए
एक मंच वहाँ विकसित हो सकेगा और वहाँ रंगकर्मी और पंडितों के बीच में एक संवाद भी कायम हो सकेगा। तो यह 1980 के बाद इस तरह का विशेष रूप से प्रयास किया गया और बड़े बड़े रंगकर्मी और प्रकांड पंडित संस्कृत के पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी, कमलेश दत्त त्रिपाठी, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जो कि संगीत शास्त्र की भी मर्मज्ञ थी और संस्कृत की विदुषी भी थी, और ये लोग एक तरफ थे, दूसरी तरफ रंगकर्मी थे, हबीब तनवीर, बीवी कारंत, बंसी कौल, भारत रत्न भार्गव। तो इनके बीच में एक विचारों का आदान प्रदान आरंभ हुआ और नाट्यशास्त्र को आधुनिक रंगमंच के लिए नए सिरे से समझा जाए, पहचाना जाए, नाट्यशास्त्र की संभावनाओं को पहचाना जाए और उसके अनुसार एक रंगमंच विकसित किया जाए जिसे हम संस्कृत रंगमंच कहें। तो इस तरह के फिर प्रयोगों का भी सिलसिला शुरू हुआ। यद्यपि हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के आरंभ से, बल्कि 18वीं 19वीं शताब्दी से ही संस्कृत नाटक को हमारे समय में पहचानने की, रंगमंच पर उसका व्यवहार करने की, उसका प्रयोग करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। लेकिन ये 20वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में खासतौर से यह बात हुई कि बड़े बड़े रंगकर्मी नाट्यशास्त्र को समझकर संस्कृत नाटक को तदनुसार खेलने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले जो संस्कृत नाटक हो रहे हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी में, वो पारसी रंगमंच के अनुसार हो रहे हैं, पश्चिमी रंगमंच के अनुसार हो रहे हैं, या रामलीला का पहनावा पहन करके और संवाद दोहरा देते हैं। पंडित लोग अपने विद्यार्थियों को संवाद सिखा देते हैं और वो कॉस्ट्यूम पहन करके संवाद जो रटे हुए हैं उनको दोहरा देते हैं, उसी को रंगमंच मान लिया जाता है। तो यह गलतफहमी एक तरह से थी। तो यह एक नए सिरे से नाट्यशास्त्र का, जो कि एक गहन शास्त्र है, उसके पीछे एक सौंदर्य बोध है और अभिनय प्रविधि है, उसका पुनराविष्कार करके और नाटक हम खेलें, इसका प्रयास शुरू किया गया। तो 1985 में विक्रमोर्वशीयम का चौथा अंक 3 बड़े निर्देशकों के निर्देशन में कालिदास अकादमी के मंच पर प्रस्तुत हुआ। उसमें कावलम नारायण पणिक्कर, उन्होंने इसको प्रस्तुत किया विक्रमोर्वशीयम के चौथे अंक को। रतन थियम ने मणिपुरी शैली में उसको प्रस्तुत किया और कमलेश दत्त त्रिपाठी के निर्देशन में वह प्रस्तुत किया गया, प्रेमलता शर्मा और कमलेश दत्त त्रिपाठी के निर्देशन में। तो यह एक बड़ा प्रयोग था जिसमें कि 3 निर्देशकों की 3 दृष्टियां नाट्यशास्त्र को समझने की उभरी। तो 3 दृष्टियां आगे चल के हम इस पर ध्यान रखेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे अपनाई जाती हैं जब हम संस्कृत रंगमंच को 20वीं शताब्दी में फिर से प्रस्तुत करते हैं। तो संस्कृत रंगमंच की इसके साथ में एक पहचान बनने लगती है और यह स्वीकार किया गया कि संस्कृत रंगमंच यूरोप की जो यथार्थवादी शैली है, जिसमें अभी तक हम नाटक करते आ रहे थे, कि एक यथार्थ का भ्रम खड़ा करते हैं। तो नाटक एक भ्रम है और एक अदृश्य चौथी दीवार है दर्शक और अभिनेता के बीच में। जैसे एक ग्लास की वाल है, तो ग्लास के उस तरफ जो है उसमें वो शामिल नहीं है, वो तमाशा एक तरह से देख रहा है और यथार्थ उसके सामने घटित हो रहा है, ऐसा भ्रम पाल रहा है वह, इस तरह से वह नाटक देखता है। तो यह तो संस्कृत रंगमंच का अनुभव नहीं है। उसमें समय की एक रेखीय गति होती है, जो पश्चिम का रंगमंच है, यूनिलीनियर मोशन ऑफ टाइम उसमें हुआ करता है। तो संस्कृत नाटक में तो समय की एक रेखीय गति नहीं होती, उसमें एक चक्रीय गति होती है और काल के कई आयाम उसमें एक साथ उपस्थित होते हैं। नाट्यशास्त्र कहता है कि त्रिलोकी के भावों का अनुकीर्तन है, तो 3 लोक और तीनों काल उसमें एक साथ गुथ करके आ जाते हैं। तो यह जो भेद है और एक समग्र दर्शन रंगमंच का उसमें बनता है, जटिल भावबोध उसमें बनता है रसबोध के रूप में। तो उनकी परंपराएं टूट गई थी, नाट्यशास्त्र की जो जीवंत परंपराएं टूट गई थी 10वीं शताब्दी के बाद। उत्तर भारत में खासतौर से 18वीं 19वीं शताब्दी तक नाट्यशास्त्र हमसे छूट गया था और उसके अध्ययन अध्यापन की परंपरा और उसके प्रयोग की परंपरा भी लगभग विस्मृतप्राय हो गई थी। केरल में कहीं कहीं वह बची थी, दक्षिण में कहीं वह बची थी, कि वहाँ के जो अभिनेता हैं, चाक्यार जिनको कहते हैं, वो नाट्यशास्त्र का अध्ययन भी करते थे और तदनुसार प्रयोग भी करते थे। जो उनका रंगमंच है, कूडियाट्टम उसको कहा गया, तो उसका भी फिर से पुनराविष्कार हमने किया 1970 के आसपास और संस्कृत रंगमंच क्या है इसको समझने का फिर से प्रयास किया। तो इसके साथ ही नाट्यशास्त्र की किताब हमें फिर से प्राप्त हुई, जो हमसे लगभग गुम गई थी, खो गई थी। नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियाँ हमें प्राप्त नहीं हो रही थी। तो ये 2 बड़ी घटनाएं 20वीं शताब्दी में हुई कि एक तो भास, एक महान नाटककार, वे हमें फिर से प्राप्त हुए और नाट्यशास्त्र की खोई हुई पोथी हमें फिर से प्राप्त हुई। तो भारत की अपनी जो अस्मिता गुम गई थी कला के क्षेत्र में, वह हमको फिर से मिल गई, ऐसा हमको कहना चाहिए। तो लगभग 100 सवा 100 साल का अधिक से अधिक समय बीता है नाट्यशास्त्र के
में किताब के रूप में, प्रकाशित किताब के रूप में उपलब्ध होने के बाद से लेकर के अब तक, तो इन 100-125 सालों में ही नाट्यशास्त्र ने बहुत केंद्रीय भूमिका का निर्वाह किया विश्व रंगमंच में। और ये एक संभावना बनने लगी है कि विश्व रंगमंच और विश्व संस्कृति को संस्कृत रंगमंच और नाट्यशास्त्र के माध्यम से एक महत्वपूर्ण योगदान भारत दे सकेगा। तो इसकी पृष्ठभूमि बताने के लिए मैं यहाँ जरूर कुछ प्रसंग लेना चाहूँगा कि 1789 में 1789 में सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतल पुस्तकाकार पहली बार छापा। शायद संस्कृत का नाटक पहली बार मुद्रित रूप में सामने आया, छपाई की तकनीक के द्वारा किताब के रूप में सामने आया। उसको कुछ पंडित लोग पोथी उसकी रखे हुए थे और वही उसको पढ़ते थे, जानते थे, और बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार नहीं था हमारे अध्ययन अध्यापन के क्रम में। तो सर विलियम जोन्स ने जब पता किया, वो मनुस्मृति का अनुवाद कर चुके थे, कई भाषाएं जानते थे, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और बड़े विद्वान थे, बड़े प्रतिभाशाली थे। तो उन्होंने पंडितों से पूछा कि क्या संस्कृत में कुछ काव्य, साहित्य, नाटक आदि भी हैं। तो पंडितों ने बताया कि बहुत सारे नाटक हैं। तो उन्होंने पूछा कि हमको तो सिर्फ सबसे अच्छा नाटक हो बताइए। तो उनको बताया गया कि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल सबसे अच्छा नाटक है। तो उन्होंने उसकी पोथी प्राप्त की, उसको पढ़ा। संस्कृत के पंडित हो चुके थे, 2-3 महीने में संस्कृत सीख करके अच्छी संस्कृत बोलने और समझने लग गए थे सर विलियम जोन्स। तो उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल का अध्ययन किया। 1787 में उन्होंने यह काम शुरू किया था। 2 साल में उन्होंने नाटक का अध्ययन करके अंग्रेजी अनुवाद उसका पूरा किया। तो 1789 में वो किताब के रूप में छपकर आया। जैसे वो छपकर के आया तो संसार में एक तहलका मचा। ये बहुत बड़ी घटना है और मैं ये कहा करता हूँ कि संसार ही बदल गया, दुनिया बदल गई जिस दिन विलियम जोन्स का संपादित किया हुआ, अनुदित किया हुआ मूल संस्कृत सहित अभिज्ञान शाकुंतल छप करके आया। तो दुनिया वो रही ही नहीं। वो कई प्रमाण में उसके देता हूँ, उन पर चर्चा मैं नहीं करूँगा कि कैसे सारे संसार का जो कला जगत है वो बदल गया। तो अभिज्ञान शाकुंतल की भूमिका में सर विलियम जोन्स ने कहा कि हमने नाटक तो पढ़ा, लेकिन हमको पता चला कि कोई नाट्यशास्त्र नाम से भी किताब है भारत में इन लोगों के पास, जिसमें कि कैसे नाटक खेले जाते हैं, उसकी तकनीक भी बताई गई है। तो दुर्भाग्य से हमें वो किताब नहीं मिली। अगर वो मिल जाती तो शायद हमको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आती है किताब शकुंतला। मुग्ध थे सर विलियम जोन्स उस किताब पर। और गोइथे ने जब उस अंग्रेजी अनुवाद का भी जर्मन अनुवाद पढ़ा तो वह भी बहुत मुग्ध हुआ, उसने कविता लिखी। तो ये सब बड़ा इतिहास है, हम जानते ही हैं कैसे अंग्रेजी के कवि, यूरोप का साहित्य उससे प्रभावित हुआ। तो सर विलियम जोन्स को 1789 में इस बात की तो जानकारी थी कि नाट्यशास्त्र नाम की भी कोई किताब है संस्कृत में, लेकिन वो मिली नहीं उनको। 1826 में सेलेक्ट स्पेसिमेन ऑफ संस्कृत थिएटर, ये किताब छप करके आई एच विल्सन की। एच विल्सन भी बड़े विद्वान थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो उन्होंने 7 नाटकों का, संस्कृत नाटकों का अंग्रेजी अनुवाद किया। उसके बाद शाकुंतल जैसे ही मिला तो फिर खोज होने लगी कि और नाटक कहाँ है, ये तो बड़ा अद्भुत नाटक है और कालिदास तो भारत के शेक्सपियर हैं, ऐसा वो कहने लग गए। हालांकि मैं ऐसा कहना ठीक नहीं समझता। कालिदास हैं, शेक्सपियर हैं। लेकिन यूरोप के पंडितों में जो प्राच्य विद्या विशारद थे, संस्कृत के विद्वान थे यूरोप में, उनके भीतर एक जिज्ञासा शुरू हुई कि हम गीता के बारे में जानते हैं, उपनिषद के बारे में जानते हैं, लेकिन संस्कृत में तो भारत में बहुत ही समृद्ध काव्य और नाट्य साहित्य भी है। तो खोज करते हुए फिर मुद्रा राक्षस उन्होंने देखा, उन्होंने पढ़ा, मृच्छकटिक पढ़ा, वेणी संहार पढ़ा, भभूति का उत्तरामचरित। तो इस तरह के कुछ 7 नाटकों का जो एच विल्सन ने अनुवाद किया वह 1826 में छप करके आया। तो उसकी भूमिका में भी एच विल्सन ने लिखा कि हमें बहुत खेद है कि नाट्यशास्त्र नहीं मिल सका। नाट्यशास्त्र यदि हम पढ़ लेते तो ये नाटक हमको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ सकते थे। तो ये दोनों बड़े विद्वानों ने, जो कि दिग्गज विद्वान हैं प्राच्य विद्या के जगत के, संस्कृत जगत के, पश्चिम के, सर विलियम जोन्स और एच विल्सन, उन्होंने नाट्यशास्त्र न मिलने का बहुत रंज प्रकट किया था, खेद प्रकट किया था। तो नाट्यशास्त्र की भी खोज होती रही फिर कि भारत में कहीं उसकी पांडुलिपियाँ मिल जाएं। तो उसकी एक खंडित पांडुलिपि मिली। फ्रांस के एक पंडित थे, ग्रोसे, बहुत अच्छे पंडित थे और बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। दशरूपक का बहुत ही परिश्रम से संस्करण तैयार किया।
तो नाट्यशास्त्र की उनको जो पांडुलिपि मिली थी उससे उन्होंने 4 अध्याय भी उसमें सम्मिलित किए, और यह पहला प्रयास था क्रिटिकल एडिशन का ग्रोसे के द्वारा। बाद में उन्होंने कुछ अध्याय 1 से 14 तक अध्याय पुस्तकाकार अलग से भी छापे पांडुलिपियों का अध्ययन करके, और कुछ पांडुलिपियों का उन्होंने अध्ययन किया नाट्यशास्त्र की, और यह एक मानक संस्करण जिसको हम समीक्षित पाठ वाला संस्करण कहते हैं, नाट्यशास्त्र का पहली बार 1888 में सामने आया। उसके कुछ समय बाद ही 1894 में पूरा नाट्यशास्त्र काव्यमाला सीरीज में, जो निर्णय सागर प्रेस था जिसने कि अद्भुत काम किया, संसार में ऐसा अनोखा उदाहरण दूसरा नहीं मिलेगा कि किस तरह से निर्णय सागर ने संस्कृत की दुर्लभ अद्भुत पांडुलिपियों को 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लगा करके 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आरंभ में प्रस्तुत किया, प्रकाशित किया। वह विश्व में अनोखा उदाहरण माना गया, छपाई की तकनीक का भी और मानक संस्करणों का भी। तो 1894 में नाट्यशास्त्र का संपूर्ण पाठ काव्यमाला सीरीज में प्रकाशित हुआ। इसलिए 1894 से लगा करके अब तक कुल इतना ही समय हमारे पास है कि नाट्यशास्त्र की पोथी प्रकाशित रूप में हमें प्राप्त हुई। उसके बाद तो बड़ौदा संस्करण आ जाता है 4 भागों में, अभिनव भारती जो अभिनव गुप्त की टीका है नाट्यशास्त्र पर उसके साथ में, और काशी संस्कृत सीरीज का संस्करण बटुकनाथ शर्मा और पंडित बलदेव उपाध्याय के संपादन में, वह 1929 में प्रकाशित होकर के आ जाता है। 1926 से 1964 के बीच में 4 खंड बड़ौदा संस्करण के सामने आ जाते हैं। तो यह नाट्यशास्त्र प्रकाशित रूप में सामने आ जाने से एक बड़ी क्रांति हुई कि अब तो नाट्यशास्त्र उसका जो पूरा फलसफा है, उसकी फिलॉसफी है, दर्शन है, उसकी प्रविधियां हैं, खेलने की रंगमंच की जो प्रविधियां हैं वो भी हमारे सामने है, और संस्कृत नाटक भी हमारे सामने है। तो संस्कृत नाटक को भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में जिस तरह से विधि विधान बताया है उसके अनुसार हम खेल करके देखें, यह भी प्रयास हुआ। लेकिन यह प्रयास 1894 के बाद खासतौर से 20वीं शताब्दी में ही आरंभ हो सका। उसके पहले 18वीं 19वीं शताब्दी में संस्कृत के कुछ नाटक खेले गए, लेकिन नाट्यशास्त्र की जानकारी न होने से या तो पश्चिमी जो शैली थी रंगमंच की, यथार्थवादी रंगमंच की, उसके अनुसार वो खेले गए, या पारसी रंगमंच आ चुका था जो कि एक घालमेल था पश्चिमी रंगमंच और भारतीय लोकनाट्य का, उसकी शैली में वो खेले गए। लेकिन उनका अपना एक महत्व है। उनको ये तो लगा कि जिस रंगमंच को हम अपना रहे पश्चिमी रंगमंच को, वो इसके लिए पर्याप्त नहीं है, ये एक अलग तरह के रंगमंच की मांग करता है संस्कृत नाटक। ये शायद उनको अनुभव हुआ उसमें। तो विलियम जोन्स का ही अनुवाद जैसे ही छपा 1789 में, कलकत्ता थिएटर ने उनके अनुवाद को प्रस्तुत कर दिया रंगमंच पर। कलकत्ता थिएटर जिसमें कि शेक्सपियर के नाटक खेले जाते थे, और एक क्लब तरह का था जिसमें कि एक तरह का क्लब था जिसमें कि अंग्रेज साहब लोग नाटक देखते थे अंग्रेजी के। लेकिन उसमें क्योंकि विलियम जोन्स बड़े अधिकारी थे, वाइसराय के बाद सबसे बड़े महत्वपूर्ण अधिकारी वे थे, तो उन्होंने अनुवाद किया। तो कलकत्ता क्लब में खेला गया, कलकत्ता थिएटर में उसी साल वह खेला भी गया। उसके बाद तो एक सिलसिला आरंभ हो गया कि सेलेक्ट स्पेसिमेन ऑफ हिंदू थिएटर, सेलेक्ट स्पेसिमेन ऑफ द थिएटर ऑफ हिंदू, जो 1826 में विल्सन की किताब आई, तो उसमें जो अनुवाद हैं उनको खेल करके फिर देखा जाने लगा मंच पर। बंगाल हिंदू थिएटर ने उत्तरामचरित का उनका अंग्रेजी अनुवाद खेला प्रसन्न कुमार टैगोर के उद्यान में, और उसके साथ जूलियस सीजर जो शेक्सपियर का नाटक है वो भी उन्होंने कुछ अंशतः प्रस्तुत किया कि एक अंग्रेजी नाटक है और एक संस्कृत का नाटक है, दोनों उसी शैली में हम खेल सकते हैं। उसके बाद कई संस्थाएं बंगाल में बन गई। बंगाल में ज़्यादा यह मूवमेंट, एक आंदोलन शुरू हुआ संस्कृत नाटक का। तो विद्यातोषिणी थिएटर ने भट्टनारायण की वेणी संभार का बंगला अनुवाद प्रस्तुत किया, जिसके अनुवादक थे पंडित रामरत्न तर्करत्न। 1857 में काली प्रसन्न तर्काचार्य के द्वारा अनुदित विक्रमोर वशियम और मालती माधव बंगला में खेले गए इसी संस्था के द्वारा। फिर बेलगछिया थिएटर था, उसने श्रीहर्ष की रत्नावली बंगला अनुवाद में खेली 1858 में। मालिकाग्निमित्रम का बंगला अनुवाद यतीन्द्र मोहन टैगोर के द्वारा किया हुआ वह खेला गया। शाकुंतल खेला गया 1890 में बंगाल थिएटर के द्वारा, उसमें मलिका विक्टोरिया दर्शक थी। तो यह एक बड़ा उपक्रम आरंभ हुआ। और फिर तो कई नाट्य मंडलियां बन गई जिन्होंने कि संस्कृत नाटकों के उर्दू में, फारसी में, हिंदुस्तानी में, कन्नड़ में और मराठी में
क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद खेलने आरंभ किए, लेकिन नाट्यशास्त्र का बोध नहीं था, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो यह जो क्रांति हुई वह नाट्यशास्त्र की किताब आने के बाद विशेष रूप से आरंभ हुई, और भी अधिक तब हुई जबकि रंगकर्मियों और पंडितों के बीच में एक संवाद हुआ नाट्यशास्त्र को फिर से पहचानने का। तो यह जो प्रयोग थे 1789 में विलियम जोन्स का अनुवाद खेला जाना और अनेक पारसी मंडलियों के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतल के उर्दू अनुवाद खेले जाने के प्रयोग किए गए, बहुत लोकप्रिय हुआ अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास का पारसी रंगमंच पर। और 1945 में फिर पृथ्वीराज कपूर ने भी एक हिंदी अनुवाद उसका खेला, बेताब का अनुवाद था वह, जो उस समय के बड़े मशहूर नाट्यकार थे। तो तब तक लेकिन नाट्यशास्त्र केंद्र में नहीं आ पाया हमारे रंगमंच में, और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही यह प्रक्रिया आरंभ हुई कि नाट्यशास्त्र को भी हम सामने रखें, समझें, और नाट्यशास्त्र के अनुसार जो रंगमंच हैं उनका पुनराविष्कार करें। वो क्षेत्रीय रंगमंच हो सकते हैं, कुडियाट्टम हो सकता है, यक्षगान हो सकता है, और नृत्य शैलियों में भरतनाट्यम फिर से एक तरह से रिजरेक्ट हो चुका है, पुनरुत्थान उसका, पुनराविष्कार उसका हो चुका है रुक्मिणी अरुंडेल के द्वारा। तो ओडिसी का भी पुनराविष्कार एक तरह से हो चुका है उड़ीसा में। तो एक कला जगत में बड़ी हलचल हो रही है इस काल में, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लगा करके। तो बड़ी सुगबुगाहट है, और उसके बीच में नाट्यशास्त्र सम्मत प्रयोग के द्वारा संस्कृत रंगमंच को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो 2-3 संस्थाएं बनी जिन्होंने थोड़ा प्रयास किया। एक तो 1958 में संस्कृत रंग पी राघवन, जो कि संस्कृत के बड़े विद्वान थे, महान कवि भी थे, उन्होंने स्थापित की, और कई नाटक उनके निर्देशन में, और उनके बाद उनकी जो शिष्या थी, योग्य शिष्या थी जानकी, उनके निर्देशन में संस्कृत रंग के द्वारा खेले जाते रहे। अभी भी यह संस्था सक्रिय है, और नंदिनी रमणी जो वी राघवन की पुत्री हैं, स्वयं अच्छी नाट्य निर्देशक हैं और नृत्य विशारद हैं, संस्कृत के भी विदुषी हैं, वो इस संस्था को चला रही है। तो इसके द्वारा भी प्रयास किया गया कि संस्कृत नाटक की जो आत्मा है, जो कि नाट्यशास्त्र से पहचानी जा सकती है, उसको खोजा जाए। और बम्बई में ब्राह्मण सभा, उसने विजया मेहता, जो बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की नाट्य निर्देशक हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है संस्कृत रंगमंच को खड़ा करने में। उनके निर्देशन में ब्राह्मण सभा के तत्वावधान में संस्कृत के कुछ नाटक खेले गए। गोवा में जो हिंदू एसोसिएशन थी, उसके तत्वावधान में संस्कृत के कुछ नाटक खेले गए, मूल भाषा में खेले गए, कहीं कहीं अनुवादों में भी खेले गए। लेकिन चेतना यह थी कि पश्चिमी रंगमंच का अंधानुकरण हमें नहीं करना है। वो एक यथार्थवादी शैली है, एक भ्रम खड़ा करती है, उसमें एक गहरा बोध है समय का, और यह मल्टी लेयर टाइम त्रिकाल की उपस्थिति प्रस्तुत करने वाला काम है, प्रस्तुत करने वाला रंगमंच है, जिसमें कि चक्रीय गति समय की है, अभिनय प्रविधियां इसकी बहुत भिन्न हैं, और इसकी शैली भिन्न है, यथार्थवादी शैली नहीं है, भावानुकरण इसमें, भावानुकीर्तन इसमें किया जाता है, भ्रम खड़ा नहीं किया जाता। तो पुनः कथन है, वह पुनः सृष्टि है, पूरे संसार को हम नए सिरे से रच देते हैं रंगमंच पर। इस तरह का कुछ ये रंगमंच है। हम यथार्थ की हूबहू अनुकृति या नकल नहीं करते इस रंगमंच में। तो इसकी चेतना अलग है, इसकी दृष्टि अलग है, इसका विश्वबोध अलग है, इसमें जीवन का बोध अलग है। तो इस बात की तरफ ध्यान गया। तो इस पृष्ठभूमि में विश्व के कतिपय महान रंगकर्मियों का भी ध्यान संस्कृत रंगमंच की तरफ गया। और संस्कृत रंगमंच एक अलग प्रस्थान बन सकता है। उसके माध्यम से हम राष्ट्र की रंगमंच की अस्मिता को पहचान सकते हैं, राष्ट्रीय रंगमंच को खड़ा कर सकते हैं, विश्व रंगमंच को हम भारत की तरफ से एक योगदान दे सकते हैं। यह भी कहीं चेतना जागी तो विश्व के रंगकर्मियों का, महान रंगकर्मियों का, जो कि भारत और भारत के बाहर बड़े रंगकर्मी थे, उनका भी ध्यान संस्कृत रंगमंच की तरफ और नाट्यशास्त्र की तरफ गया। तो इसमें फिर यह प्रयास किया जाने लगा कि नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच भी, नाट्य मंडप भी खड़ा किया जाए, और नाट्यशास्त्र सम्मत जो अभिनय विधियां हैं उनका भी उपयोग किया जाए। और नाट्यशास्त्र में जो जीवन बोध है,
जो अभिनय दर्शन है, सौंदर्य दर्शन है, एस्थेटिक फिलॉसफी है, उसको भी समझा जाए। तो 3 दिशाएं हो सकती हैं कि नाट्यशास्त्र में जो नाट्य मंडप बताया है दूसरे अध्याय में, उसके अनुसार रंगमंच बनाया जाए जिसमें कि मतवारणी हो, रंगशीर्ष और रंगपीठ का विभाजन हो, प्रेक्षागार सोपानाकृति प्रेक्षागार हो। तो उस तरह का कुछ एक ढांचा खड़ा किया जाए, उस पर खेला जाए। तो यह तो एक स्थूल ढांचा है। उससे सूक्ष्म बात यह है कि नाट्यशास्त्र में आंगिक का बहुत ही सूक्ष्म जटिल विधान है। 64 हस्त हैं, 36 दृष्टियां हैं, भ्रू के कर्म हैं, भुवों का संचालन कैसे होगा, तारक जो आंखों की पुतली है उसका संचालन कैसे होगा, जो अंगुलियां हैं उनका संचालन कैसे होगा, चरण हैं, चारियां हैं, गतियां हैं, स्थानक हैं, यह सब जो अत्यंत ही सूक्ष्म शारीरिक विधि विधान है आंगिक का, तो उसको थोड़ा समझा जाए। और उससे कैसे संसार बदल जाता है कि अभिनेता का शरीर ही पूरे संसार को खड़ा कर सकता है। अभिनेता ही रथ बन जाता है, अभिनेता ही घोड़ा बन जाता है, अभिनेता ही सारथी बन जाता है। वही चाबुक अपने हाथ से रच देता है रंगमंच पर, वो अपनी आंखों से एक पूरी एक दुनिया खोल देता है। तो हम जो एक नकल करते हैं यथार्थ की कि हम सेट बनाएंगे, रथ का ढांचा खड़ा करेंगे, तो कई बार बहुत हास्यास्पद होता है कि हम हूबहू हाथी रंगमंच पर चलता फिरता हम दिखाएंगे, तो कई बार लोग उसको देख करके हंसने लग सकते हैं। लेकिन जो अभिनेता अपने अभिनय कौशल से स्वयं हाथी बन जाता है तो वो चकित हो जाते हैं दर्शक कि अभी तक तो यह एक आदमी जैसा दिखता था और ये भी हाथी कैसे बन गया। उसका चमत्कार है, वो चमत्कार भरत की अभिनय प्रविधियों में है। बहुत सूक्ष्म जटिल जो अभिनय विधान है आंगिक का, उसके द्वारा वह होता है। लेकिन उसके साथ सात्विक भी होना चाहिए, उसके साथ आहार्य भी होना चाहिए, उसके साथ वाचिक भी होना चाहिए। तो आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार, इन चारों प्रकार के अभिनयों के सम्मिश्रण के द्वारा एक जो भाव संसार खड़ा किया जाता है रंगमंच पर, उसको भी लिया जाए। तो भरत के रंगमंच का जो स्थूल ढांचा है, मतवारणी है, रंगपीठ है, रंगशीर्ष है, उस सब को लिया जाए। अभिनय का जो पूरा विधि विधान है जिससे कि सूक्ष्मताएं आती हैं, भावबोध खड़ा होता है, उसको लिया जाए। और उसके साथ जो जीवन दृष्टि है, जो कालबोध है, विश्वबोध है नाट्यशास्त्र का, भरत मुनि ने जो बताया है, विशेष रूप से सात्विक अभिनय के द्वारा बताया है, विशेष रूप से रस के निरूपण के द्वारा उन्होंने बताया है कि रस क्या है, कि जहाँ पुरुषार्थ बोध होता है वहां रस होता है। तो केवल मनोरंजन हो जाना रस नहीं है, चित्त का रंजन हो जाना, कुछ हंसी मजाक हो जाए, मन बहल जाए, जो सिनेमा में हम देख करके और थोड़ी देर खुश हो जाते हैं, थोड़ी देर दुखी सुखी हो लेते हैं, तो वह रस नहीं है जब तक कि पुरुषार्थ नहीं होंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की तरफ प्रवृत्ति कराता है रस। तो 4 जो मूल रस हैं, श्रृंगार है, बीभत्स है, रौद्र है और वीर है, ये 4 पुरुषार्थों से अनिवार्य रूप से जुड़ते हैं। श्रृंगार है तो काम पुरुषार्थ होगा, रौद्र है तो अर्थ पुरुषार्थ होगा, वीर है तो धर्म पुरुषार्थ होगा, बीभत्स है तो मोक्ष पुरुषार्थ होगा। और कैसे होगा उसको तर्क सम्मत विधि से नाट्यशास्त्र की पूरी परंपरा बताती है कि यदि रसबोध है तो उसका संस्कार चित्त में भिद करके जाएगा और वह पुरुषार्थ की तरफ प्रवृत्ति होगी। जीवन के जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, उनकी तरफ प्रवृत्ति होगी। तो केवल दुख सुख का कोई नाटक देख करके थोड़ी देर रो लेना और हंस लेना, इसमें संस्कृत नाटक समाप्त नहीं होता, संस्कृत नाटक, संस्कृत रंगमंच नहीं होता। तो जो मूल्य हैं जीवन के, उनको लेकर के संस्कार के रूप में दर्शक जाता है इसमें, या इसमें एक अंतर आ जाता है विश्व के जो अन्य रंगमंच के प्रस्थान हैं उनसे। तो इन तीनों ही बातों को लेकर के कि उसका एक स्थूल ढांचा है नाट्य मंडप का, उसके अभिनय की प्रविधियां हैं और उसका एक जीवन बोध या विश्व बोध है, उसको लेकर के नाटक खेलने का प्रयास किया गया। चाहे वो संस्कृत नाटक हो, चाहे वो अन्य भाषा का नाटक हो, तो उसमें कई रंग निर्देशकों ने, कई नाट्य निर्देशकों ने इस तरह के प्रयास किए। उसमें एक बड़ा नाम आया 1978 के आसपास, वो कावलम नारायण पणिक्कर का था। वो मलयालम के अच्छे नाटककार और रंग निर्देशक थे, उनका नाम था, और फिल्मों से भी वो जुड़े हुए थे, यशस्वी कलाकार और नाट्य निर्देशक और साहित्यकार के रूप में जाने जाते थे। कालिदास समारोह में उनको जोड़ा गया और उनसे कहा गया कि आप
बहुत सुंदर नाटक कराते हैं। पारंपरिक रंगमंच की जो केरल की प्रविधियां हैं उनका उपयोग करते हैं। तो संस्कृत नाटक भी आप भास का कोई खेल करके निर्देशित करके हमारे रंगमंच के लिए लेकर आएँ तो अच्छा रहेगा। तो मध्यम व्यायोग लेकर के आए तो उससे ये माना जाता है, जो नाट्य समीक्षक हैं, जानकार लोग हैं, कि कावलम नारायण पणिक्कर ने 1978 में जब मध्यम व्यायोग प्रस्तुत किया तो विश्व के इतिहास की एक बड़ी घटना थी। रंगमंच का परिदृश्य उससे बदल गया और कैसे संस्कृत रंगमंच अलग है बाकी रंगमंच के प्रस्थानों से, यह हमने समझना शुरू किया। और अब तक जो हम रंगमंच करते आ रहे हैं वह कहीं अधूरा उसमें है। तो उसके साथ और भी बड़े निर्देशक इस से जुड़े, और रतन थियम जो मणिपुरी शैली के अच्छे निर्देशक हैं, उनके नाटक सामने आए। हबीब तनवीर जो कि छत्तीसगढ़ की नाचा शैली में नाटक करते थे। तो क्षेत्रीय शैलियों का हम उपयोग कर सकते हैं क्योंकि नाट्यशास्त्र उनमें संक्रांत है। जितनी भी क्षेत्रीय शैलियां हैं रंगमंच की, नाट्य की, कि वह मालवा का माच हो, गुजरात का गरबा हो, उड़ीसा की नाट्य शैलियाँ हैं, हरी कथा गायन की शैलियाँ हैं, केरल में कुडियाट्टम है, कथकली है। तो इन सब में नाट्यशास्त्र की परंपरा संक्रांत हो गई क्योंकि उनमें विश्वबोध, जीवन बोध उसी तरह का है, काल का बोध उनमें उसी तरह का है। भरत मुनि उनमें एक तरह से सजीव रूप में उपस्थित हैं कहीं न कहीं। तो इन लोगों ने प्रयोग किए, क्षेत्रीय रंग शैलियों को भी अपनाया। अगर विजया मेहता ने प्रयोग किए, उन्होंने नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच भी खड़ा किया, मतवारणियाँ हुई, रंगपीठ और रंगशीर्ष का विभाजन हुआ और उन्होंने उस पर अभिज्ञान शाकुंतल और मुद्रा राक्षस इन दोनों नाटकों के मराठी अनुवाद प्रस्तुत किए। बहुत बड़े प्रयोग थे, बहुत ही अच्छे सुंदर प्रयोग थे। कहीं कहीं उसमें पश्चिम की यथार्थवादी शैली भी अनुप्रविष्ट हो जाती है, खासतौर से उनके जो संवाद अभिनेता उनके बोलते हैं, क्योंकि वो उस तरह की शैली में रचे बसे हैं। तो हम तो जो संस्कृत रंगमंच है उसमें संवाद की, डायलॉग की डिलीवरी उस तरह से नहीं होती जिस तरह से मैं इस समय बातचीत कर रहा हूँ। जिस तरह से कि अभिनेता पश्चिमी रंगमंच में यथार्थवादी शैली में डायलॉग बोलते हैं, हम जो वैदिक मंत्र जिस तरह से बोलते हैं उस तरह से कई बार बोलते हैं। जो कावलम नारायण पणिक्कर कराते हैं कि वे वैदिक चैंटिंग का उपयोग उन्होंने किया। कुडियाट्टम के अभिनेता तो जो मंत्रपाठ की प्रविधि है उसका उपयोग करते ही हैं, क्योंकि वो जो यथार्थ है उसको हम खड़ा नहीं कर रहे हैं, हम एक भाव खड़ा कर रहे हैं जीवन का। तो इसलिए इन लोगों ने जो प्रयोग किए उसमें कहीं कहीं पश्चिम की यथार्थवादी शैली भी घुल मिल गई, यह तो हुआ, लेकिन पहचान अलग से कैसे हो सके संस्कृत रंगमंच की और नाट्यशास्त्र की प्रविधियों की, इसकी तरफ विशेष रूप से ध्यान गया। तो इसमें जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है उसमें त्रिधारा के नाम से प्रयोग किए गए नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच बना करके 3 नाटकों के अच्छे प्रयोग उन्होंने रीता गांगुली के निर्देशन में किए गए। रीता गांगुली ने भी और भी कई प्रयोग कराए। नाट्यशास्त्र सम्मत अभिनय विधान उन्होंने खासतौर से अपनाया और शांता गांधी ये कई प्रयोग करा चुकी थी इसके पहले। इनका ये गुजरात की जो शैली है गरबा की, उसका इन्होंने अच्छा उपयोग किया और नाट्यशास्त्र की जो अभिनय प्रविधियां हैं उनको भी इन्होंने अपनाया। गोवर्धन पांचाल इन्होंने कूत्तम पलम पर बहुत काम किया, इनका शोध भी रहा। ये रंगमंच के ही प्राध्यापक थे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। तो इन्होंने नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच को भी स्थूल रूप में खड़ा भी किया, उस पर प्रयोग कराए। इनका दूतवाक्यम खेला गया संस्कृत में। तो कई बड़े निर्देशक जो भारतीय रंगमंच के जाने माने हस्ताक्षर थे, के.एस. राजेंद्रन बाद में इससे जुड़े, बंसी कोल इससे जुड़े, भूमिकेश सिंह जो युवा निर्देशक हैं, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ हैं, ये भी बहुत प्रतिभाशाली युवा निर्देशक हैं। तो इन लोगों का ध्यान गया और हमारे मध्य प्रदेश से कमल वशिष्ठ बहुत ही योग्य निर्देशक थे और आहार्य की उनकी बहुत अच्छी समझ थी। तो उन्होंने कई संस्कृत नाटक खेले और नाट्यशास्त्र सम्मत प्रयोग करने का उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। उनके निर्देशन में विक्रम वशीयम खेला गया, उनके निर्देशन में मुद्रा मृच्छकटिक का बहुत ही अच्छा प्रयोग हुआ। तो कैसे संस्कृत नाटक की अपनी एक अलग पहचान बनती है, ये हमने इन बड़े निर्देशकों के प्रयोगों में देखा। और यह भी प्रयास किया गया
कि हम संस्कृत नाटक ही खेलें नाट्यशास्त्र सम्मत विधि विधान के साथ में या नाट्यशास्त्र की शैली में, यह जरूरी नहीं है। अन्य भाषा का नाटक हो सकता है, हम शेक्सपियर का नाटक भी खेल सकते हैं। इसी संस्कृत रंगमंच के रूप में हम कोई विदेशी नाटक खेल सकते हैं। गिरीश रस्तोगी ने बाणभट्ट की आत्मकथा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है उसका नाट्य रूपांतर तैयार किया और उन्होंने नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच और विधि विधान के साथ उसको प्रस्तुत किया। यह भी रंगमंच की अच्छी जानकार थी और नाट्य निर्देशक रही हैं। तो ये एक बड़ी संभावना हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में बनी, जो कि 21वीं शताब्दी में जारी है और भी प्रबल रूप में सामने आ रही है। इसमें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसका जो वसंतोत्सव का आयोजन होता था, संस्कृत नाटकों का वार्षिक उत्सव, यह 17 वर्ष पूर्व आरंभ किया गया और पहला वसंतोत्सव 3-4 मार्च 2000 की तिथियों में अम्बेडकर प्रेक्षागार आंध्र भवन नई दिल्ली में हुआ। तो इसमें 8 मूल संस्कृत नाटक प्रस्तुत किए गए, जिसमें कि संस्थान के गुरु